So when we come to the third process, तीसरे प्रोसेस में जो पहले से आई हुई यूनिट्स थी प्रोसेस 2 से जो स्टॉक में पड़ी थी उनकी वैल्यू हमने स्टॉक जो प्रोसेस 2 की कॉस्ट है उस पे ही रखी है, और प्रोसेस 2 कंप्लीट होने के बाद जो कॉस्ट थी वो 27 रुपये पर यूनिट थी, तो उसी वैल्यू पे हमने उनकी कीमत लगाई है 13,500। फिर जो यूनिट्स 2200 आई हैं अभी, उनकी वैल्यू 59,400 है। फिर बाकी खर्चे लग गए उस पर, डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये सारे खर्चे लग गए। और उसके बाद हमने देखा कि जो वेस्टेज है वो भी होती है यहाँ पे, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 200 की वेस्टेज होती है, 500 का ओपनिंग स्टॉक है वो हमने ले लिया, और 100 का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब 100 यूनिट्स अभी भी इस प्रोसेस में रह जाएंगी, वो उन पे काम नहीं होगा। तो उन पे उतना ही काम हुआ है जितना प्रोसेस 2 तक हुआ था। वो 3 में आ तो गए हैं लेकिन 3 में उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो वो 100 यूनिट्स अभी भी ऐसी रहेंगी, और उनकी वैल्यू आप शो करेंगे 27 रुपीज पे, क्योंकि उस पे 27 रुपये लगे हुए हैं। तीसरे प्रोसेस का कोई खर्चा इन पे अभी नहीं लगा है, तो दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। और वेस्टेज का कोई वैल्यू नहीं होती, वेस्टेज की कॉस्ट को हम बची हुई यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 200 यूनिट्स वेस्ट हो गई। 2700 यूनिट्स टोटल इनपुट था, उसमें से 100 तो अभी बची हुई हैं, तो उस पे तो आगे प्रोडक्शन हुई ही नहीं है, तो उसको पहले ही हटा दें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की हुई है। 2700 में से अभी भी 100 स्टॉक में है, तो उसकी कोई प्रोडक्शन आगे की नहीं हुई है, तो 2600 रह गई। 2600 में से 200 का लॉस हो गया जो वेस्ट हो गई, तो बच गई 2400, यानी कि 2400 यूनिट्स आपकी कंप्लीट होंगी, और उनकी जो कॉस्ट आएगी वो दिस 98,700 माइनस द वैल्यू ऑफ द स्टॉक 2700, तो उसको जब आप माइनस करते हैं तो वो बनती है 96,000। तो जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 96,000, एंड द total number of units is 2400, so 96,000 divided by 2400 is rupees 40 per unit. Is it clear? Yes, ma'am. So final output आपका 2400 units का आएगा, और एक यूनिट की कॉस्ट होगी 40 रुपीज। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था ये, और आपको ये ध्यान में रखना है कि वेस्टेज का क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या मीनिंग है, और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अदरवाइज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ, so we can also see illustration number 9 here. From the following information, show the cost of production processes. The production of, who is speaking? We have the following information show the cost of production processes. The production of each process is passed on to the next process on completion. Process P, Q and R. Material and wages are given to you for all the three processes. Factory overheads are given. Stock on 1st April से पहले production है. Production of the three processes is given to you. And the stock on 1st April 2019 and the stock on 30th April 2019, these are your opening and closing stocks. Whole finished goods were sold at a profit of 50% on selling price. Also prepare the finished stock account. ठीक है, तो अब आपके जो प्रोडक्शन आपने की है
उसको कितने में बेचा है ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जो हमारे बन गया है आउटपुट उसकी कॉस्ट निकालने तक सीमित होता था जो क्वेश्चन था, कि आपको फाइनल आउटपुट जो बनेगा लास्ट प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो जो फाइनल आउटपुट बनेगा उसकी क्या कॉस्ट आएगी, वो वहां पे हम स्टॉप कर देते थे क्वेश्चन को। अब आपको ये भी बता रखा है कि जो आपका स्टॉक बन के तैयार हुआ है फाइनल आउटपुट उसको कितने में आप बेचते हो, तो वो भी आपको शो किया हुआ है। सो यू हैव टू शो द फिनिश स्टॉक अकाउंट आल्सो, ठीक है। सो दैट इज सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। तो पहले आप इस पूरे प्रोसेस को वैसे ही देखेंगे जैसे हम अभी तक ये 2 क्वेश्चन किए हैं, प्रोसेस पी क्यू एंड आर। वी विल स्टार्ट विद प्रोसेस पी। जो पी का प्रोडक्शन है वो कितना है, 18,000 यूनिट्स। हाँ ठीक है। तो अगर और कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि 18,000 अगर प्रोडक्शन हुई है तो 18,000 यूनिट्स का ही हमने इनपुट डाला होगा। अगर कुछ और होता तो फिर क्वेश्चन में बताया होता आपको कि कितना इनपुट डाला और कितना आउटपुट आया। तो अगर और कुछ नहीं गिवन तो हम ये मान लेते हैं कि जितना आउटपुट आया है उतना ही इनपुट डाला होगा। अगर 18,000 यूनिट्स का आउटपुट आ रहा है सो इसका मतलब 18,000 यूनिट्स ही आपने इनपुट उसमें डाला होगा। तो मटेरियल और वेजेस का मिला के दिया हुआ है आपको। सो वी कैन जस्ट टेक 18,000 यूनिट्स हियर एंड 15,200 इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स है 2,800, तो वो आपको गिवन है यहाँ पे। तो अब इनपुट हमारे पास 18,000 यूनिट्स का है और जो कॉस्ट लगी है वो भी 18,000 यूनिट्स है और जो आउटपुट आ रहा है वो भी 18,000 यूनिट है। इसका मतलब एक यूनिट के ऊपर 1 रुपया खर्च हुआ है। क्लियर? हाँ। सो इस पहले वाला प्रोसेस अकाउंट तो सिंपल है, उसमें कोई लॉस भी नहीं है, कोई स्टॉक भी नहीं है। तो जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट आ गया और जो कॉस्ट की वैल्यू है वो भी सेम है। इसका मतलब 1 रुपया लगा है 1 यूनिट के ऊपर पहले प्रोसेस में काम जब कंप्लीट होता है। तो अब पी से क्यू में जाएगा, दूसरे प्रोसेस में जब ट्रांसफर होगा तो यही वाला आउटपुट ट्रांसफर होगा जो पी का आउटपुट है। So we have the 18,000 units will go from P to Q, लेकिन उनके जाने से पहले कुछ और यूनिट्स वहाँ पहले ही बची हुई हैं जो पहले कभी ट्रांसफर की गई होंगी और वो उसी प्रोसेस में है अभी। तो वो 2,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक पहले से वहाँ पे है। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक को शो करेंगे। द ओपनिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट ₹1 per unit and this value the cost will be 2,000. Is it okay? मैम हाँ मटेरियल एंड वेजेस का 15,200 मटेरियल एंड वेजेस का और फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,800 मैम वो शो नहीं करेंगे इसमें प्रोसेस पी में। प्रोसेस पी में फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,800 लिया ना? यस मैम। यही पूछ रहे हो ना आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे या नहीं? यस मैम। इज इट ओके? यहाँ पे लिया हुआ है सेकंड पॉइंट। ओके मैम। ठीक है। सो मटेरियल और वेजेस का इकट्ठा करके दिया हुआ है तो वो कंबाइंड लिया है और फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से दिए हुए हैं। दैट इज द सेकंड थिंग। ओके मैम। राइट। तो जो प्रोसेस क्यू है उसमें पहले से जो यूनिट्स कभी ट्रांसफर की होंगी पी से क्यू में वो ऑलरेडी बची हुई है वहां पे। तो पी से क्यू में जब भी कोई यूनिट जाती है तो उस पे 1 रुपए की लागत लग चुकी होती है। तो जो यूनिट्स उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो वो भी 1 रुपए की कॉस्ट पे ही है। तो 2,000 की वैल्यू हमने क्या लगाई है, 2,000 ही लगाई है। 2,000 इंटू ₹1। तो ओपनिंग स्टॉक का आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैसे लगाते हैं। यस मैम। राइट। जो पिछला प्रोसेस की कॉस्ट होती है उसी वैल्यू पे हम उसको लेते हैं क्योंकि पिछले प्रोसेस से ही इसमें आया होगा और बचा हुआ है यहाँ पे। सो देन द सेकेंड थिंग इज कि जो अब यूनिट्स हमने ट्रांसफर की हैं वो कितनी है, 18,000।
18,000 यूनिट्स जो है वो भी ₹1 पे आई हैं. So 18,000 into ₹1, that will be also 18,000. क्लियर है? Yes. ठीक है. तो अब टोटल मिला के जो यूनिट्स हो गई प्रोसेस क्यू में जो हैं, दे आर 20,000. 20,000 यूनिट्स हैं आपके पास. अब इस पे प्रोडक्शन होगी प्रोसेस क्यू में और उस पे और खर्चा लगेगा. मटेरियल एंड वेजेस 6,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,625 दैट वी हैव शोन हियर, राइट? अब टोटल जब आप देख रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बन रहा है 28,625 और इनपुट की जो यूनिट्स हैं वो 20,000 हैं. नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पूरा इनपुट हमारा आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो क्या वो स्टॉक में पड़ा है, और स्टॉक में लेने के बाद भी अगर नहीं कोई यूनिट्स में कमी पड़ रही है, इसका मतलब वो आपका लॉस है. इज इट ओके? ओके मैम. तो 20,000 में से आप देख रहे हैं दूसरे प्रोसेस में क्लोजिंग स्टॉक है 500 का. तो 500 का क्लोजिंग स्टॉक तो पहले आपने एज इट इज ले लिया यहाँ पे कि हम ये मान रहे हैं कि पिछले प्रोसेस से इसमें आया था और अभी भी यहीं पर है, इस पे कोई और काम नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू भी हमने ₹1 पर ही लगाई है. जो पिछले प्रोसेस में इसके ऊपर लगा हुआ था वही लगा हुआ है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ उस पे. तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने उस वैल्यू पे लेकर यहाँ पे क्रेडिट करने का मतलब होता है कि इतना तो 500 तो पहले ही घटा दिया हमने, क्योंकि वो उस पे काम ही नहीं हुआ तो उसकी तो प्रोडक्शन होगी ही नहीं. तो 500 की अगर प्रोडक्शन नहीं होगी 20,000 में से, तो आपकी 19,500 की तो प्रोडक्शन होनी चाहिए ना. यस मैम. 500 तो हम पहले ही कह रहे हैं कि स्टॉक है, बचा हुआ है, उस पे काम नहीं हुआ, तो यानी कि बची हुई यूनिट्स तो आगे जानी चाहिए. बच जाएंगी कितनी? 20,000 माइनस 500, सो दैट शुड बी 19,500. यस मैम. लेकिन देखो आगे जा कितना रहा है, 18,750. जो आउटपुट आ रहा है वो 19,500 नहीं है बल्कि 18,750 है. यस मैम. तो 19,500 से 750 यूनिट्स कम है, तो वो 750 यूनिट्स का क्या हुआ? दैट मीन्स इट इज अ लॉस. यस मैम. सो वो लॉस की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दी हुई है, जो कि आप इनपुट की यूनिट्स और आउटपुट की यूनिट्स को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई हमारे पास 20,000 यूनिट्स थी. एक सिंपल तरीका तो है कि पूरी 20,000 बन के तैयार हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 500 तो पहले ही बता रखा है आपको कि स्टॉक में पड़ी हुई है, अभी भी उन पे काम नहीं हुआ. जो पी से क्यू में आई थी उस पे आगे क्यू के प्रोसेस का कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर, तो वो एज इट इज रहेंगी. उतना तो हमारे पास पड़ा रहेगा 500 यूनिट्स. तो फिर ठीक है, हम इसे हटा देते हैं. तो फिर 19,500 तो पूरी होनी चाहिए. अगर वो भी नहीं हो रही, उससे भी कम हो रही है, इसका मतलब कोई लॉस हुआ है. और वो लॉस कितने का हुआ है? जितनी होनी चाहिए थी और जितनी एक्चुअली हुई है. तो 19,500 यूनिट्स कंप्लीट होनी चाहिए थी और हुई है 18,750. दैट मीन्स वी हैव अ लॉस ऑफ 750, और वो 750 जो है उसको हम नॉर्मल लॉस या वेस्टेज मान रहे हैं, और उसको हम एज यूनिट्स में तो कमी आएगी लेकिन कॉस्ट पूरी उसकी हमें भुगतनी पड़ेगी. यूनिट्स कम हो जाएंगी, कॉस्ट उतनी ही रहेगी. तो कॉस्ट रहेगी आपकी 28,125 और यूनिट्स रहेंगी 18,750. तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी दैट विल बी ₹1.5 पर यूनिट. ठीक है, सबको समझ आ रहा है ये? Are you people able to follow this thing, right? So after that we have the third process R. R के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? वही मटेरियल एंड वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारा खर्चा दिया हुआ है. उसके अलावा जो प्रोडक्शन हुई है वो 24,000 की है. जो स्टॉक है वो इसमें भी था 8,250 शुरुआत में और 2,750 एंड में.
सो शुरुआत हम ओपनिंग स्टॉक से ही करेंगे, प्रोसेस आर की भी। ओपनिंग स्टॉक है 8,250 यूनिट्स और यही अज्यूम कर रहे हैं कि जब वो क्यू से आर में आया होगा तो उस पर 1.5 रुपए की लागत लगी होगी, तो 1.5 रुपीज पे ही हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू है 12,375, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया जो पहले से बचा हुआ है यहाँ पे। फिर जो अभी ट्रांसफर की है वो कितनी यूनिट्स हैं, 18,750। तो 18,750 और आ गया इसमें ट्रांसफर होके, और उसकी कॉस्ट है 28,125। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 27,000 यूनिट्स। अब यूनिट्स हमारी कितनी हो गई, 27,000, और जो कॉस्ट हो गई वो 58,125। इज इट ओके? Okay, ma'am. तो आप देखेंगे क्या 27,000 में से कुछ यूनिट्स अभी जिन पे काम नहीं हुआ वो बची हुई हैं, दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। तो वो उसका आंसर है यस, बिकॉज इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट 2,750 यूनिट्स आर स्टिल इन स्टॉक। जो थर्ड प्रोसेस है उसमें भी 2,750 यूनिट्स अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। इसका मतलब उनके ऊपर अभी भी काम नहीं हुआ, वो क्यू से आर में तो आ गई हैं पर उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो उसको हम उसी वैल्यू पे रखेंगे जो प्रोसेस क्यू में जितने पे उन पे कॉस्ट लगी हुई थी। तो इन 2,750 यूनिट्स को हम 1.5 रुपए पे ही वैल्यू कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 4,125। तो इतनी कॉस्ट तो हम पहले ही हटा देंगे कि ये उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो अभी जिन पे काम हुआ ही नहीं है, तो वो कंप्लीट तो होंगी नहीं, कंप्लीट नहीं होंगी तो आगे भी नहीं जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी तो इसका मतलब कि उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ नहीं सकती, ठीक है। इज इट ओके? देन वी सी कि 27,000 यूनिट्स में से अगर 2,750 आपके पास बची हुई हैं, तो फिर आपकी 24,250 तो कंप्लीट होनी चाहिए थी। Yes, ma'am. 27,000 में से अगर हम 2,750 घटा दें, भाई इतना तो हमारे पास बचा हुआ है, काम नहीं हुआ उस पर, ठीक है, हमने मान लिया कि काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ तो बाकी की यूनिट्स तो कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, 27,000 और ये 2,750, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 24,250। तो 24,250 यूनिट्स तो फाइनल हमारा आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन उससे भी कम आ रहा है, 250 यूनिट्स कम आ रहा है। 24,250 नहीं बल्कि 24,000 हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। यहाँ दिया हुआ था ना 24,000, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका मतलब 250 यूनिट्स का और लॉस होता है तीसरे प्रोसेस में। तो ये जो 250 यूनिट्स का लॉस है दैट इज अ लॉस अगेन, और उस लॉस को आप उसकी कोई वैल्यू नहीं हम शो करेंगे। यूनिट्स हमारी लॉस हो गई हैं तो उनकी कॉस्ट को बची हुई यूनिट्स को बियर करना पड़ेगा। तो वो 54,000 जो कॉस्ट रह गई है, अब वो 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट मानी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो आएगी 2 रुपए 25 पैसे एक यूनिट की कॉस्ट। Yes, ma'am. अब आप देखें, अब आपको ये बताना था फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है आपको एक, तो ये तीसरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, इससे जो हमारा आउटपुट जाता है वो किस में जाता है, फिनिश्ड स्टॉक। अब वो फिनिश्ड है, फिनिश स्टॉक है, बेचने के लिए तैयार है, तो बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। बाकी सारे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पी से क्यू में ट्रांसफर करते हैं, क्यू से आर में ट्रांसफर करते हैं, और आर जो फाइनल हमारा प्रोसेस है उससे जो हमारा आउटपुट है वो किस में ट्रांसफर होता है, फिनिश्ड स्टॉक में, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, फिर एक और अकाउंट हमारा यहाँ बनेगा फिनिश स्टॉक अकाउंट। यहाँ से हम लिखेंगे टू प्रोसेस आर। ये कहाँ से आया है, प्रोसेस आर जो लास्ट प्रोसेस था उससे कंप्लीट होके जो हमारी यूनिट्स आ रही हैं वो कितनी है, 24,000, राइट। Ma'am.
और उनकी जो वैल्यू है दैट इज 54,000। एंड नाउ अब इनको हम बेचेंगे। इनको जब हम बेचेंगे तो हमने जो प्राइस है वो कैसे फिक्स किया है, वो सेल वैल्यू का 50% है। सेलिंग प्राइस का 50% प्रॉफिट हम चाहते हैं। अब अगेन ये रिलेशन जब भी आपको दिया होता है, अगर दो अननोन वैल्यूज के बीच में है तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अभी क्या आपको सेलिंग प्राइस पता है? मैम, हाँ, नहीं पता ना। सेलिंग प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट का रिलेशन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के साथ। हमें ये जरूर पता है कि कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए ही आपको सेलिंग प्राइस की अगर जरूरत है तो फिर आप प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे। तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे तो सेलिंग प्राइस नहीं जान पाओगे, तो सेलिंग प्राइस नहीं जान पाएंगे तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। तो जो प्रॉफिट का रिलेशन है वो सेलिंग प्राइस के साथ दिया हुआ है। तो जब तक आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता होगा तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं पता होगा तब तक सेलिंग प्राइस नहीं पता चलेगा। यस और नो? यस मैम, ठीक है, तो हम इसको ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना परसेंट बनता है। अगर कॉस्ट का पता चल जाए हमें, तो कॉस्ट तो हमें पता है ना, यस मैम, राइट? तो अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए, उसका आधा। यस मैम, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस हो तो 50 उसमें से कॉस्ट हो और 50 प्रॉफिट। यस? यस मैम, तो वी कैन से कि अगर कॉस्ट 50 होती है तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होता है? 50। दे आर इक्वल और नॉट, यस मैम, right? So if you can write it like this: if selling price is 100, then profit is 50% of selling price, that will be rupees 50. And what will be the cost? Cost will be selling price minus profit, which is equal to 100 minus 50 is equal to 50, right? So if cost is 50, then profit is equal to 50. If cost is 1, then profit is 1. तो जितनी आपकी कॉस्ट आती है उतना ही प्रॉफिट आता है। यही हो गया ना इसका मीनिंग। 50-50% है दोनों, इसका मतलब जितनी कॉस्ट आएगी उतना ही प्रॉफिट चाहिए हमें। यस मैम, ठीक है, तो जितनी कॉस्ट आई है उतना ही प्रॉफिट आप जोड़ दोगे उसमें। सी द कॉस्ट इज 54,000 आई थी ना कॉस्ट। यस मैम, तो अगर ये किसी चीज का 50% है तो अगला 50% प्रॉफिट होगा। जितनी कॉस्ट उतना ही प्रॉफिट। यस मैम, तो 54,000 में आपने 54,000 ही और जोड़ दिया, क्योंकि जो रिलेशन है हमें इस तरह से दिया हुआ है कि हम सेलिंग प्राइस का 50% प्रॉफिट चाहते हैं, तो 50% उसकी कॉस्ट होगी, तो यानी कि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इक्वल होंगे। तो जितनी कॉस्ट आएगी इक्वल अमाउंट हम प्रॉफिट चाहते हैं, उतना ही हमने प्रॉफिट जोड़ दिया 54,000। सो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बनना चाहिए 1,08,000। यस मैम, तो 1,08,000 हमारा अगर सेलिंग प्राइस बनेगा, और यूनिट्स कितनी है हमारे पास? 24,000। 24,000 यूनिट्स फाइनल बन के तैयार हुई थी ना। यस मैम, तो उनकी जो लागत आई थी वो हमारी 54,000 थी, उसमें उतना ही हमने प्रॉफिट जोड़ दिया। तो जो सेलिंग प्राइस आया, टोटल सेल वैल्यू, वो है 1,08,000। तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यस, तो सेल वैल्यू है 1,08,000 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इज 24,000. सो वी विल गेट रुपीज 4.50 पर यूनिट। यस मैम, समझ आ गया है सबको? यस मैम,
फाइन, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा था इस क्वेश्चन में, आपको प्रोसेस अकाउंट्स तो सारे बनाने ही बनाने हैं, साथ में फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाना है जिसमें हम जो है फाइनल प्रॉफिट भी शो करते हैं। अगर बेच दिया है तो फिर प्रॉफिट शो करेंगे, अगर नहीं बेचा है और फिर भी अगर आपको फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है तो फिर आप यहाँ ऐसे लिखोगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस आर एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब अभी बैलेंस है उस अकाउंट में हमारे पास इतना, और अगर बेच दिया तो बैलेंस की जगह सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे सेल आ जाएगा और डेबिट साइड पे उसकी कॉस्ट आ जाएगी, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। समझ आ गया है सबको? Yes, ma'am. Others also, have you understood? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So now you might get some other questions of this type, जैसे आपका ये देख सकते हैं हम illustration number 10. From the following information, prepare process cost account showing the cost of production and per unit cost at each stage of manufacturing. ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है और हर एक स्टेज के बाद कितनी कॉस्ट है वो भी बतानी है। तो प्रोसेस 1 के बाद कितनी कॉस्ट आएगी वो आप बता सकते हो, 2 के बाद कितनी आएगी वो बता सकते हैं, और 3 के बाद जो आएगी वो तो फाइनल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी जो हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, नाउ 66 2/3% portion of finished goods were sold at profit of 33 1/3% on selling price. जितनी भी आपने प्रोडक्शन करी, जो फाइनल आपका आउटपुट आया, जो आपको लास्ट प्रोसेस में पता चलता है कि फाइनल हमारा आउटपुट कितना आया, उसका आपने 66 2/3% को बेच दिया। पूरा नहीं बिका, अभी जरूरी नहीं है कि जितना आप बनाओ एक साथ बिक भी जाए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा उसमें पूरा सेल हो गया था, 24,000 यूनिट बनाई और पूरी बिक गई, यानी कि फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। तो इस अगले क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि जितना आप फाइनल आउटपुट बनाते हो, जो आपकी फिनिश्ड आउटपुट बनता है, उसमें से 66 2/3% पोर्शन ऑफ फिनिश गुड्स ही बेचा जाता है, और जब आप बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। फिर से प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस के साथ। तो आप उसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन मेक द प्रॉफिट विद कॉस्ट, और कॉस्ट हमें पता होती है तो कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सारे गुड्स नहीं बिकेंगे, जितने बनाए हैं उसमें से 66 2/3% बिकेंगे। इज इट ओके? Okay, ma'am. राइट, सो 66 into 3 कितना होता है? 198 होता है ना? Yes, ma'am. 198 plus 2 200. 200। तो 66 2/3 का क्या मतलब है? 200/3। Yes, ma'am. ठीक है, और जब कोई परसेंटेज होता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 भी कर देते हैं। Yes, ma'am. राइट, तो अगर आप 200/3 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आता है ना आपको करना? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है इसको सॉल्व करना आता है ना आप सबको, या नहीं आता? 66 2/3 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं? 66 into 3 plus 2, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो ऐड हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करने के लिए 66 2/3 का क्या मतलब है? 66 into 3 plus 2। इसका मतलब है कि जब आप 200 को
200 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 66 तो पूरा कैंसिल, 66 से तो पूरा कैंसिल हो जाता है और रिमाइंडर बच जाता है 2। इसका यही मतलब है ना? Yes, ma'am. 3 अगर आप डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा? 3 6 जा 18, फिर से 20 बच जाएगा, फिर 6 जा 18 आएगा, तो 66 तो पूरा होल नंबर आ जाएगा, जो आपका क्वोशंट है वो 66 आएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम इसको 66 जो होल नंबर आता है उसको ऐसे लेफ्ट में लिख देते हैं, क्वोशंट जो आता है, और जो रिमाइंडर आता है वो 2/3, 2/3, राइट? सो अगर इसको वापस कन्वर्ट करना हो नॉर्मल फ्रैक्शन में तो हम कैसे करते हैं? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? 66 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, जो भी आपका होल नंबर यहाँ पे क्वोशंट है उसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो डिवाइजर यहाँ पे 3 है, राइट? सो आप जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 3 प्लस 2, जो रिमाइंडर आया था उसको वापस ऐड कर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 3। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया, लेकिन साथ में परसेंटेज भी तो है। जैसे 2% होता है तो आप उसको क्या लिखते हो? 2/100। यस मैम। तो अभी तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है कि ये नंबर क्या है, इसके साथ परसेंटेज भी तो है, तो परसेंटेज भी है, इसका मतलब दिस इज डिवाइडेड बाय 100। ये समझ आता है आप सबको? Yes, ma'am. तो 100 मीन्स व्हाट? 100/1, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर रहता है। तो ये अब आपके पास एक जो फ्रैक्शन बनी है आपके पास, दैट इज, इसमें न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। तो इसको जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? इसका जब हम रेसिप्रोकल लेके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. अब क्या हो गया? 200/3 डिवाइडेड बाय 100/1। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम ये लिख सकते हैं 200/3 इंटू जो 100/1 था उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/100। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखते हैं, और डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई का साइन जब आ जाता है तो वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो 100/1 का इंटू डिवाइडेड बाय 100 था, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटू 1/100 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गए आपके 100, दोनों 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या नंबर बच गया? 2/3. 2/3। तो इस फ्रैक्शन का जो आपको परसेंटेज दी हुई थी इसका मतलब होता है 2/3। तो जितने गुड्स आपके बनेंगे उसका 2/3 आपका बिकेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन दी हो तो आप उसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल नंबर बन जाएगा आपका कोई, जैसे 2/3 सीधा नंबर आ गया आपका। यस और नो? Yes, ma'am. राइट? ऐसे आप इसको कर सकते हो। जब प्रॉफिट की परसेंटेज भी आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है कि प्रॉफिट जो है वो 33 1/3% है, तो 33 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा? अब कौन बताए? सॉल्व करके बताओगे मुझे, जैसे अभी ये किया है हमने? Yes, ma'am. करो इसको, बाकी लोग भी करो।
Can I write it like this? Yes, ma'am. One by one आएगा. हाँ? One by one. 3 आएगा. 33 into 3 is 99. Yes, ma'am. 99 100. 1 is 100. तो ये क्या? 100 by 3. 100 divided Yes, by ma'am. 3. Divided by 100 upon 1. 100 तो फिर Ma'am, 3 आएगा इसका आंसर. 3 नहीं, कुछ और आएगा, ध्यान से देखो. 100 को 100 by 1 लिख सकते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है आपने, इस वाली फ्रैक्शन को, जो न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है. तो जो न्यूमरेटर की फ्रैक्शन है दैट इज 100 by 3. 1 by 3 आएगा. हाँ, सो 100 by 3 into 1 by 100. तनु समझ आया है? Yes, ma'am. अब क्या आएगा? 3 आएगा या 1 by 3? 1 by 3. राइट. सो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो आपके पास क्या रह गया? 1 by 3. तो कितना सिंपल नंबर बन गया ना आपका. यस और नो? ठीक है. तो जब आप एक दो बार इसको कर लेते हो तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि 33 1 by 3% का मतलब होता है 1 by 3. 66 2 by 3% का मतलब होता है 2 by 3. तो आपके वही वैल्यूज आ रही है ना जो आपकी इस फ्रैक्शन में आ रही थी. Yes. राइट. तो आपको ये मैंने करके बता दिया है, तो आप करके भी देख सकते हो. तो आपको बहुत इसमें कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आप इसको सीधा 33 1 by 3% का मतलब है कि 1 by 3 होता है, और वो कैसे होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया. सो यू कैन यूज दैट वैल्यू डायरेक्टली. ठीक है. सो यू कैन सी द क्वेश्चन नाउ. दिस वॉज जस्ट, मैं कई बार देखती हूँ कि आपको इस तरह की परसेंटेज दी होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार ये मैं डिस्कस करके बता दूं कि इसको कैसे करना है. वैसे तो आप कैलकुलेटर से करोगे तो सीधा भी आप इसको पॉइंट्स में करके निकाल सकते हो, बट इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि दीज आर सिंपल परसेंटेजेस. ठीक है. Now see, when we see this remaining portion is transferred to warehouse. जो प्रोडक्शन करोगे उसका 66 2 by 3% यानी कि 2 by 3, वो तो अभी हमने देख लिया. 2 by 3 तो हम बेच देते हैं, तो रह जाएगा कितना? 2 by 3 का मतलब क्या होता है कि अगर 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्से बेच दिए और 1 हिस्सा रह गया, तो 1 by 3 रह गया. तो 1 by 3 जो रह जाएगा उसको हम वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे. वेयर हाउस का मतलब